हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने ये समझा कि हमारे पास 3 टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं और वो हैं आपकी बिज़नेस, व्यवसाय, प्रोफेशन, पेशा और एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार। आज हम एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार की परिभाषा हम पढ़ लेते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो मैंने वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं ब्लू पेन से, आप उन पे थोड़ा सा ध्यान दें तो और आसान हो जाएगा समझना इसे कि एम्प्लॉयमेंट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एम्प्लॉयमेंट एक आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया आपको पता है किसे कहते हैं हम, जो कि पैसा कमाने के लिए की जाती है। ठीक है, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है अंडर विच, जिसमें पीपल वर्क फॉर अदर्स, जो लोग हैं वर्क फॉर अदर्स, दूसरों के लिए काम करते हैं। ठीक है, एंड रिसीव रेम्यूनरेशन, और तनख्वाह पाते हैं। ठीक है, इन ल्यू देयर ऑफ, इसके बदले में, किसके बदले में? काम के बदले में। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट एक आर्थिक क्रिया है जिसमें लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और बदले में तनख्वाह पाते हैं। और वो जो तनख्वाह रेम्यूनरेशन है वो किस शेप में हो सकती है? इन द शेप ऑफ सैलरी, वेजेस एट्सेट्रा। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं कि जब एम्प्लॉयमेंट होता है, रोज़गार होता है, तो एक एम्प्लॉई होता है और एक एम्प्लॉयर होता है। एम्प्लॉयर यानी कि जो रोज़गार देने वाला है। ठीक है, और एम्प्लॉई जिसे रोज़गार मिलता है। ठीक है, तो जो एम्प्लॉयर है जो रोज़गार देता है वो वो गवर्नमेंट भी हो सकती है। ठीक है, वो एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज भी हो सकती है, वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। ठीक है, और हमें एज अ एम्प्लॉई, ठीक है, अगर हमें एम्प्लॉयमेंट मिलती है, अगर हमें रोज़गार मिलता है तो रोज़गार वो कैसा हो सकता है? वो परमानेंट भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि हम हमेशा के लिए वो रोज़गार कर सकते हैं। ठीक है, वो परमानेंट है। फिर टेम्परेरी भी हो सकता है, वो 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए। ठीक है, या फिर 1 साल के बाद फिर से उसको रिन्यू होगा कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज रोज़गार में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में। ठीक है, यानी कि जो नियोक्ता है, एम्प्लॉयर जो है, जो नियुक्ति दे रहा है, जो आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, उसके और एम्प्लॉई के बीच में, रोज़गार पाने वाले के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट टेम्परेरी भी हो सकता है कि 1 साल के बाद फिर से उसको रिन्यू किया जाएगा, या वो कैजुअल भी हो सकता है, यानी कि वो 1 हफ़्ता बुलाया, उसके बाद नहीं बुलाया, जब ज़रूरत पड़ी तब उसे व्यक्ति को बुलाया गया। ठीक है, और ये जो एम्प्लॉयमेंट की मैं बात कर रही हूँ, इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं? आपके मैनेजर्स, ठीक है, कंपनीज़ में मैनेजर्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। ठीक है, ब्रांच मैनेजर्स होते हैं। ठीक है, देन सुपरवाइज़र्स होते हैं, देन आपके लेबरर्स हैं, आपके क्लर्क हैं, टीचर्स हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो एज एन एम्प्लॉई किसी न किसी एम्प्लॉयर के पास काम करते हैं। अब हम एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार की विशेषताएं हम करेंगे। तो पहली विशेषता क्या है? सर्विस टू अदर्स, यानी कि दूसरों के लिए सेवा। तो रोज़गार में हम दूसरे व्यक्ति को अपनी सेवाएं देते हैं। एक एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को अपनी सेवाएं देता है। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या इसकी विशेषता है? पर्सनल सर्विस, यानी कि व्यक्तिगत सेवा। पहला पॉइंट कह रहा है कि एक एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को अपनी सेवाएं देता है, और वो सेवाएं भी कैसे देता है? पर्सनल, खुद देता है, यानी कि वो किसी और को नहीं कह सकता कि आप मेरी जगह पे सेवाएं दें। एक बिजनेसमैन जो है वो अपने बिजनेस को किसी और को करने के लिए दे सकता है। ठीक है, लेकिन ना तो एक प्रोफेशनल, ठीक है, पेशेवर व्यक्ति, और ना ही एक जो एम्प्लॉई है वो अपनी सेवाएं किसी और को देने के लिए वो नहीं कह सकता, उसे खुद वो सेवाएं अपने एम्प्लॉयर को देनी होती हैं। तीसरी जो विशेषता है एम्प्लॉयमेंट की वो है एग्रीमेंट, यानी कि समझौता। जो एम्प्लॉयर है, नियोक्ता है, और जो एम्प्लॉई है जिसे
रोज़गार दिया जा रहा है, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, और उस समझौते के अनुसार ही एम्प्लॉय को काम करना होता है। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट में क्या है, उसमें सारी टर्म्स कंडीशंस होती हैं जिनको ध्यान में रखते हुए एक एम्प्लॉय को रोज़गार दिया जाता है। हमारा 4th पॉइंट है नो नीड ऑफ कैपिटल, पूंजी की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल, जैसे बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार को शुरू करने के लिए हमें किसी भी कैपिटल या पूंजी लगाने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। हम दूसरे व्यक्ति के लिए काम करते हैं और दूसरा व्यक्ति बदले में हमें कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन, सैलरी, वेजेस हमें वो देता है। हमारा 5th फीचर है नो रिस्क, जोखिम नहीं। बिल्कुल, जब कैपिटल नहीं लग रही है तो जोखिम भी नहीं है। बिज़नेस में कैपिटल लगती है तो हमें जोखिम रहता है कि पता नहीं हमें लाभ होगा कि फ़ायदा, नुकसान होगा, क्या होगा। ठीक है, रिस्क बना रहता है कि कहीं नुकसान ना हो जाए। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में ऐसा नहीं है, आप काम करेंगे, काम के बदले में आपको सैलरी दी जाएगी, इसमें कोई भी जोखिम नहीं है। हमारा 6th फीचर है नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, नियोक्ता की प्रकृति, यानी कि जो व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट देता है, कि जो रोज़गार दे रहा है उसे हम एम्प्लॉयर कह रहे हैं, तो उसकी नेचर क्या हो सकती है, वो एक गवर्नमेंट भी हो सकती है, ठीक है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, गवर्नमेंट एंटरप्राइज भी हो सकती है, या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। आपने सुना है कई लोग कहते हैं कि हम प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, कोई कहते हैं हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हम काम करते हैं, है ना, कोई कहते हैं हम कॉरपोरेशन में काम करते हैं, राइट। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकृति के नियोक्ता हैं जो कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार देते हैं। आई होप एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार का मीनिंग आपको समझ आ चुका होगा, और अभी तक हम अपनी तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम समझ चुके हैं, राइट, उनका मीनिंग भी, उनकी विशेषताएं भी। तो अब हम उनके बीच में क्या डिफरेंस है अब हम वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने फर्स्ट कॉलम बनाया है बेसिस, यानी कि आधार, जिस आधार पे हम उन तीनों के बीच में अंतर देखेंगे। तो पहला आधार है हमारा कमेंसमेंट, यानी कि शुरुआत, यानी कि बिज़नेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट शुरू कैसे किया जाता है। तो देखिए, बिज़नेस कब शुरू किया जाता है, आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज़, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कानूनी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आप पूरी करते हैं, और वो पूरी करने के बाद आप इमीडिएटली अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ प्रोफेशन, जो पेशा है, उसे आप एकदम से शुरू नहीं कर सकते। जब कब शुरू कर सकते हैं, जब आपके पास उस पेशे के लिए जो सर्टिफिकेट, जो डिग्री ज़रूरी है और जिस इंस्टीट्यूशन से ज़रूरी है, उस इंस्टीट्यूशन से आपके पास उस प्रोफेशन के लिए जब तक सर्टिफिकेट नहीं आ जाता है, तब तक आप प्रोफेशन नहीं शुरू कर सकते। मतलब आपको जो भी कंसर्न इंस्टीट्यूशन है उससे सर्टिफिकेट मिलना ज़रूरी है, और सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप अपना वो पेशा शुरू कर सकते हैं। रही बात एम्प्लॉयमेंट की, रोज़गार की, तो बिल्कुल यहाँ पर बोला गया है कि आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर, जैसे ही आपको आपके एम्प्लॉयर से, नियोक्ता से नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, आप उसी वक्त जो है वो अपना रोज़गार शुरू कर सकते हैं। सेकंड हमारा डिफरेंस का बेस है, आधार है नेचर ऑफ वर्क, यानी कि कार्य की प्रकृति। ठीक है, तो बिज़नेस में हम किस प्रकार का कार्य करते हैं। बिज़नेस में हम प्रोड्यूसिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, उनका क्रय और विक्रय। ठीक है, जहाँ तक प्रोफेशन की बात है, पेशे की बात है, वहाँ हम क्या करते हैं, हम एक डॉक्टर हैं तो हम अपनी पर्सनल सर्विस देंगे एज अ डॉक्टर, ठीक है, एज अ स्पेशलिस्ट। ठीक है, अगर हम एक लॉयर हैं तो हम बीइंग अ लॉयर अपनी पर्सनल सर्विसेज देते हैं। एंड इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार में जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि हमें इस प्रकार का कार्य करना है, हमें उसी प्रकार का, उसी प्रकृति का कार्य हमें करना होता है। तो उसमें एम्प्लॉयमेंट में कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली हमें काम करना पड़ता है। थर्ड हमारा डिफरेंस का बेस है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट यानी कि किस में कितनी पूंजी निवेश करने की आवश्यकता पड़ती है या नहीं पड़ती है। तो देखिए, बिज़नेस आपको पता ही है, बिना कैपिटल लगाए, बिना पैसा लगाए बिज़नेस स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो कैपिटल की ज़रूरत
इन्वेस्ट करने की बिज़नेस में पड़ती है, लेकिन वो डिपेंड करती है एज़ पर नेचर एंड साइज़। बिज़नेस जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और जितना छोटा होगा बिज़नेस उतनी ही कम कैपिटल की उसमें ज़रूरत होती है। जहाँ तक प्रोफेशन की बात है, थोड़ी कैपिटल लगती है, कैपिटल तो लगती है लेकिन थोड़ी, बिकॉज जैसे अगर आप एक लॉयर हैं तो आपको एक ऑफिस की ज़रूरत है, थोड़ा सा फर्नीचर की आपको ज़रूरत है, ठीक है, तो थोड़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट वहाँ पर भी होती है। लेकिन जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात है, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की वहाँ ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप उस ऑफिस में जाते हैं जहाँ आपका काम है, आप काम करते हैं और घर आते हैं, तो आपको खुद से कुछ भी वहाँ पे इन्वेस्ट करने की, कुछ भी वहाँ निवेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा रिस्क यानी कि जोखिम। आप रिस्क को इन्वेस्टमेंट के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। जहाँ पर कैपिटल की इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर रिस्क है, जहाँ कैपिटल की इन्वेस्टमेंट नहीं है वहाँ रिस्क नहीं है। जहाँ पर ज़्यादा कैपिटल लग रही है वहाँ ज़्यादा रिस्क है, जहाँ पर कम कैपिटल लगी वहाँ पे कम रिस्क है। अब देखिए बिज़नेस में ऑब्वियसली बिज़नेस बड़ा होगा, कैपिटल ज़्यादा लगेगी, ठीक है, तो हायर रिस्क है वहाँ पर। प्रोफेशन में कम कैपिटल लग रही है तो रिस्क भी कम है, और एम्प्लॉयमेंट में कोई भी कैपिटल नहीं लग रही है तो रिस्क भी ज़ीरो है यहाँ पर, ठीक है। फिफ्थ डिफरेंस का पॉइंट है क्वालिफ़िकेशन, ठीक है। तो जो आपका बिज़नेस है वो तो कोई भी 5-10 कितनी भी क्लास पढ़ा हो, +2 की हो, ग्रेजुएशन की हो, नहीं भी की हो, ठीक है, तो ही वो बिज़नेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं, यानी किसी फॉर्मल क्वालिफ़िकेशन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक प्रोफेशन है वहाँ पर आपको एक रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से प्रॉपर क्वालिफ़िकेशन प्राप्त लेने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो एक फॉर्मल क्वालिफ़िकेशन चाहिए। अगर आप एक लॉयर का एज अ प्रोफेशन करना चाहते हैं तो आपको पास एक LLB की डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर काम करना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम MBBS की डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। रही बात एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफ़िकेशन होती है ज़रूरी, लेकिन नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ एवरी एम्प्लॉयमेंट। हर एम्प्लॉयमेंट, हर रोज़गार के लिए क्वालिफ़िकेशन, और वो भी स्पेशली फॉर्मल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। जैसे कि एक लेबरर है, ठीक है, तो लेबरर के लिए कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ और एम्प्लॉयमेंट्स ऐसी हैं जिसके लिए क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो सभी एम्प्लॉयमेंट्स के लिए एक फॉर्मल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत एम्प्लॉयमेंट में नहीं होती है। हमारा सिक्स्थ बेसिस है फॉर डिफरेंसेस ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य। इन तीनों प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को शुरू करने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है। ऑब्वियसली बिज़नेस हम शुरू करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। प्रोफेशन हम शुरू करते हैं कि हम सर्विसेज दें और पैसा कमाएं, अर्न मनी, ठीक है। यहाँ प्रॉफिट मोटिव भी हो सकता है, लेकिन सर्विसेज सोसाइटी को देना मेन मोटिव है, एंड सर्विसेज देते हुए मनी अर्न करना यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। एंड इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार में हम इनकम अर्न करना चाहते हैं, ठीक है, पैसा कमाना चाहते हैं, सैलरी, वेजेस, इस प्रकार से। 7th पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हम अपने हित को हम किसी और को दे सकते हैं या नहीं दे सकते। जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारा काम है, क्या हम वो किसी और को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो बिज़नेस में ऑब्वियसली हम अपने इंटरेस्ट को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, अपना बिज़नेस हम किसी को बेच देंगे, दे देंगे, तो वो प्रॉफिट कमाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो बिज़नेस में अपना इंटरेस्ट हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन केस ऑफ प्रोफेशन हम अपना इंटरेस्ट दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बिकॉज प्रोफेशन के लिए जो डिग्री मेरे पास है, मैं अपनी डिग्री किसी और को नहीं दे सकती कि वो मेरी जगह पर एज अ लॉयर या एज अ डॉक्टर काम करना शुरू कर दे और पैसा कमाना शुरू कर दे। सिमिलर वे रोज़गार में भी यही है कि एक जो एम्प्लॉई है वो भी अपना इंटरेस्ट दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। वो ये नहीं कह सकता है कि मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, मेरी जगह पे कोई और आके नौकरी करेगा, ठीक है। तो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ पॉसिबल है बिज़नेस के केस में। प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो उसके साथ एक एजुकेशन लिंक्ड है, तो वो उसे वहाँ पर हम अपने इंटरेस्ट को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। 8th डिफरेंस का पॉइंट है टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी। आप कितनी कुशलता से अपना बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, इसका क्या टेस्ट है, ठीक है। आप किस आधार पे अपनी एफिशिएंसी को चेक कर सकते हैं। तो बिज़नेस हम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं,
वो कैसे हम टेस्ट करेंगे? प्रॉफिट अर्न से। अगर हमारे प्रॉफिट्स डे बाय डे बढ़ रहे हैं, हम अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, इट मीन्स कि हमारी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, हम बहुत कुशलता के साथ अपना व्यवसाय चला रहे हैं। जहाँ तक प्रोफेशन पेशे की बात है, तो यहाँ पर आपकी जो कुशलता है वो कैसे चेक होगी? किस प्रकार की क्वालिटी की सर्विस आप लोगों को दे रहे हैं। क्या आप एक अमीर गरीब में भेदभाव तो नहीं कर रहे हैं? कोई गरीब है, अगर उसके पास पैसा नहीं है आपकी फ़ीस देने का, तो क्या आप उससे बिना फ़ीस लिए उसको आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? ठीक है, तो जो आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस जो आप लोगों को, सोसाइटी को दे रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है आपके प्रोफेशन, आपके पेशे की एफिशिएंसी, उसकी कुशलता। ठीक है, जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात है, रोज़गार में एक एम्प्लॉय कितनी डेडिकेशन के साथ, ठीक है, अपने काम को करता है, अपने काम को कितनी ईमानदारी के साथ करता है, ठीक है, जो उसे काम दिया जाता है वो टाइम पे कंप्लीट कर रहा है, उसमें बिल्कुल काम चोरी नहीं कर रहा है, जो उसकी डेडिकेशन है उससे मालूम चलता है कि वो कितनी एफिशिएंटली काम कर रहा है। एंड लास्ट डिफरेंस का बेस है, दैट इज़ योर कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता। ठीक है, तो ऑब्वियसली बिज़नेस में तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, बिकॉज कोई ऐसी एसोसिएशन नहीं है जो कि रूल करती है बिज़नेस को। ठीक है, तो देयर इज़ नो कोड ऑफ कंडक्ट, नो रूल्स रेगुलेशंस, राइट। लेकिन इन केस ऑफ प्रोफेशन में, क्योंकि प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं जहाँ पर जो पेशेवर लोग हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे कि लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो जो भी वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो एसोसिएशन है, वो जो भी रूल रेगुलेशंस, आचार संहिता लगाती है अपने पेशेवर जो उनके प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर्स हैं, उनके ऊपर, प्रोफेशनल्स को वो कोड ऑफ कंडक्ट मानने पड़ते हैं, मैंडेटरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो प्रोफेशन में ऑब्वियसली कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है। एम्प्लॉयमेंट के केस में हम कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बोल सकते, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट में जो एक एम्प्लॉई है, ठीक है, जिसको रोज़गार मिला है, वो काम करता है अपने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली। कॉन्ट्रैक्ट में जो जो चीज़ें लिखी होती हैं उसे वो सब शर्तें फॉलो करनी पड़ती हैं, माननी पड़ती हैं। तो एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार में कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता एज सच, बट देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, समझौता है, और समझौते में लिखी हुई जो शर्तें हैं वो एक एम्प्लॉय को माननी होती हैं। तो यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। हमने आज आपका जो एम्प्लॉयमेंट था, रोज़गार, उसका मीनिंग, उसके करैक्टरिस्टिक्स, और साथ में जो हमारी तीनों एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हमने अभी कंप्लीट की हैं, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है वो सब हमने किया। आई होप कि आप सबको समझ आ चुका होगा। थैंक यू।